हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस टेल्स पर। मैं हूं दिवाकर और हाजिर हूं भारत का भूगोल का जो अगला पार्ट है। इसमें हम भारत के महत्वपूर्ण पठार एवं ग्लेशियर्स को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, उसके साथ ही साथ जो मैं एक्स्ट्रा बोनस की बात करता हूं। एक्स्ट्रा बोनस मतलब कुछ ऐसे निमोनिक्स या कुछ ऐसे राइमिंग्स या कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे कि आपको फैक्ट्स दिमाग में चिपक जाए कुछ दिन के लिए, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। ठीक है, उसके साथ ही साथ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड्स एंड स्ट्रेटजी, ये सब सारी चीज़ें भी बताते। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्नो लाइन एंड ग्लेशियर। स्नो लाइन का मतलब हिम रेखा। ठीक है, हिम रेखा वो चीज़ होती है जहाँ पर जहाँ पर जो है हिम, स्नो या बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये हिमालय है। ठीक है, इसमें जो अगर यहाँ पर बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई तो इस ऊंचाई को बोलेंगे इसकी हिम लाइन एवरेज। ठीक है, और ये जो हिम लाइन होती है कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि अक्षांश हो गया, उच्चावत माने कि रिलीफ हो गया, ऊंचाई, ठीक है, कितनी बारिश हो रही है, ढाल कैसा है और उसकी स्थानीय स्थलाकृत कैसी है। इन सारी डिफरेंसेस पर जो है ये जो हिम लाइन होती है, हिम रेखा होती है, वो अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग जगहों पर पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जो हमारा महान हिमालय है, ठीक है, महान हिमालय का उत्तरी भाग में ऊंचाई, जो हिम रेखा की औसत ऊंचाई होती है, वो 5,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक है, उसी महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। बस एक ही पर्वत श्रृंखला महान हिमालय है, लेकिन उसके उत्तरी और दक्षिणी जो भाग हैं उसमें भी लगभग 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, रिलीफ और बारिश की मात्रा, इन सब चीज़ों की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट जो है ऊंचाई होती है हिम रेखा की। ठीक है, उसी तरीके से नॉर्थ एंड साउथ के अलावा वेस्ट और ईस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है, पश्चिम और पूरब में भी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हमारा पश्चिम हिमालय है जिसमें कि कश्मीर हिमालय हो गया, लद्दाख हिमालय हो गया, जिस पर हिम रेखा लगभग 5,800 मीटर पर आती है। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो स्नो पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, वो 5,800 मीटर पर होता है। जबकि वही चीज़ पूर्वी हिमालय मतलब कि सिक्किम हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पर जो है 4,300 मीटर पर ही स्नोफॉल होने लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग ऊंचाई पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिम लाइन पाई जाती है, स्नो लाइन पाई जाती है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भारत का जो मतलब पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें काराकोरम से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच जो हिमालय का लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वो ग्लेशियर से ढका हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही एक चीज़ और जानें आप कि हिमालय के जो मेन ग्लेशियर हैं, प्रमुख हिमनद, वो महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय और परा हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। कारण कारण ये है कि बर्फ़ पड़ती है काफ़ी ऊंचाई पर। ठीक है, और जो हमारे लघु हिमालय हैं या शिवालिक हिमालय, जो सबसे साउथ में है, हिमालय का पार्ट, सबसे छोटा पार्ट, सबसे कम ऊंचाई वाला, ठीक है, इस पे ऊंचाई कम पड़ जाती है। ये 4,300 या 4,500 के आसपास इनकी ऊंचाई ही है, और इसका जो है इससे भी नीचे है 3,000, 35,000, 3,500, ठीक है, ऐसी मीटर ऊंचाई है शिवालिक रेंज की। तो जो हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया, ये वाला ग्रेटर हिमालय, या जो उससे भी नॉर्थ में है जो ट्रांस हिमालय, ये ज़्यादा ऊंचाई वाले पर्वत श्रेणियाँ हैं। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कार श्रेणियाँ, ये श्रेणियाँ जो हैं महान हिमालय का पार्ट है। इस वजह से इनमें जो है काराकोरम तो हमारा ट्रांस हिमालय का पार्ट है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, वही चीज़ मैंने बताया, जब ज़्यादा ऊंचाई उनकी कम होती है वहाँ पर जो है स्नोफॉल या जो बर्फबारी भी कम ही होती है। ठीक है, जबकि पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं चले आपको कि धौलाधार जो है पीर पंजाल के साउथ में है। ठीक है, कभी ऑप्शन में ऐसे एलिमिनेट करने की ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ आप याद रखें, पीर पंजाल जो है धौलाधार धार के नॉर्थ में है। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो सोना पानी है। ठीक है, सोना पानी जो है पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद है, जो कि लाहौल और स्पीति के चंद्रा घाटी में स्थित है। ठीक है, सोना पानी कहाँ पे है? सोना पानी है हमारा ग्लेशियर यहाँ पे। ठीक है,
और ये पीर पंजाल का ग्लेशियर है, सोना पानी, जो कि सबसे बड़ा हिमनद है पीर पंजाल का। ये है किस स्टेट में? ये लाहौल और स्पीति के चंद्रा घाटी में। कहने का मतलब लाहौल और स्पीति जो हैं ये भी हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रा घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है, हिमनद जो सोना पानी है वो भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये 4-5 इन्फॉर्मेशन आपको मिला, और साथ ही साथ पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। ठीक है, पहले ही हमने बता दिया काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद पाए जाते हैं, जिसमें कि सियाचिन, देखिए सियाचिन का जो इसकी जो लंबाई है 76.64 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है हिस्पार 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17.85 किलोमीटर। इस तरीके से देख सकते हैं कि काराकोरम और महान हिमालय के बीच में सारे बड़े जो ग्लेशियर हैं वो पाए जाते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर 76.64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि मिलाम जो हिमनद है, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, 3 इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिलेंगी। एक तो मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का पार्ट कुमाऊं क्षेत्र है। कुमाऊं क्षेत्र वो क्षेत्र है जो, जैसे ये हो गया उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया, इसमें से जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है 6 जिलों को लेकर, 6 जिलों में जिसमें नैनीताल हो गया या बागेश्वर हो गया, ये सब जिले जो हैं इसको कुमाऊं प्रक्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और उसके जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट वाला, उसको जो है बोलते हैं गढ़वाल रीजन। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं 2 रीजन में मिलकर ये उत्तराखंड बना है, और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मिलाम हिमानी या मिलाम ग्लेशियर है। ठीक है, और इस मिलाम ग्लेशियर से शारदा नदी या काली गंगा का उद्गम होता है। अब मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है, ये देखिए, ये वाला जो ग्लेशियर है ना, ये मिलाम ग्लेशियर है। ओके, दिस वन इज मिलाम ग्लेशियर। उसके साथ ही साथ आप देखें पिंडारी ग्लेशियर जो है ये भी उत्तराखंड में ही है। ओके, अभी आगे भी और भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी उत्तराखंड में कौन कौन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। साथ ही साथ ये देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर भी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। मतलब केदारनाथ मंदिर भी उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग के मतलब रुद्रप्रयाग जिले में ये चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है अवस्थित है। साथ ही साथ अगर ये रुद्रप्रयाग की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग जो है पंचप्रयाग का भाग है। ठीक है, पंचप्रयाग में आपको पता होगा कि ये विष्णु प्रयाग हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद नंद प्रयाग हो गया, फिर इधर कर्ण प्रयाग हो गया, फिर जो है रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद जो आता है वो देवप्रयाग। ठीक है, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दें, जब नदियों का नंबर आएगा बहुत अच्छे तरीके से इसको न्यूमेरिक के साथ आपको बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ जो सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, इसमें अलकनंदा, आपको पता है अलकनंदा में सारी नदियाँ जुड़ती हैं, विष्णु प्रयाग पर जुड़ जाएगा आपका जो है धौली गंगा। ठीक है, उससे नीचे आएंगे तो नंद प्रयाग आता है, नंद प्रयाग से ये नंदाकिनी, नंदाकिनी से नंद प्रयाग, आपको पता है नंदाकिनी जब आके अलकनंदा मिलती है नंद प्रयाग। इधर पिंडार रिवर आते हैं, पिंडार रिवर जब आके यहाँ पे अलकनंदा मिलती है तो इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है, और फिर अब इधर से आते हैं, अब ये राइट ट्रिब्यूटरीज हो गई अलकनंदा की, ये हो गई मंदाकिनी, मंदाकिनी जब आते हैं तो यहाँ तो रुद्र प्रयाग होता है। ठीक है, ये तो मंद बंद है तो यहाँ रुद्र रुद्र हो जाता है, अर्थात मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग हो जाता है। उसके नीचे जब इधर आता है भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा से, यहाँ से ये होता है देवप्रयाग, और इसके आगे जो है गंगा बन के निकलती है। ठीक है, ये हल्का से एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है इसके पिघलने से गांधी सरोवर झील बना है, तो गांधी सरोवर झील कहाँ बनेगा, उत्तराखंड में। ठीक है, 3-4 चीज़ें पता चल गई। अब देख लेते हैं एक साथ जो भारत के प्रमुख हिमनद हैं उनकी स्थिति कहाँ, उनकी लंबाई कितनी है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम में, हमने बताया इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंचाई पे ही पाए जाते हैं। काराकोरम हो गया या मध्य हिमालय जो हो गया हमारा, सॉरी ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है, लंबाई है 76.64 किलोमीटर। बियाफो काराकोरम में पाया जाता है 60 किलोमीटर, इस पार काराकोरम में पाया जाता है 61 किलोमीटर। ये इनकी लंबाई आप ध्यान में दे के रखें, क्योंकि जो ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है क्रोनोलॉजी या ऑर्डर में के रूप में कि किसकी ऊंचाई के क्रम में आप व्यवस्थित करिए। ठीक है, बालटोरो काराकोरम में पाया जाता है 58 किलोमीटर। चोगोलुंगमा काराकोरम में 50 किलोमीटर। खोरदोजीन काराकोरम में 41 किलोमीटर। ऐसे नहीं लग रहा जैसे हमारे गांव में जब रामलीला होता है तो वहाँ पर ऐसे जो लोग चंदा देते हैं ना, सहयोग दिए, इन्होंने इतने रुपए, इन्होंने इतने रुपए, इन्होंने इतने रुपए, इस तरीके से नहीं चल रहा है। फिलहाल रिमो कश्मीर में पाया जाता है 40 किलोमीटर।
कुनमा कश्मीर में पाया जाता है 27 किलोमीटर। गंगोत्री उत्तराखंड में ऑब्वियस है 26 किलोमीटर। इस तरीके से आप इनकी जो लंबाई भी देखें और कौन कहाँ पे पाया जाता है। जेमू जेमू इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, सिक्किम नेपाल का पार्ट है, 25 किलोमीटर। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ससाइनी काराकोरम रेंज में पाया जाता है 17.85 किलोमीटर। रूपल कश्मीर में है। दिया मीर कश्मीर में है। दिया मीर कश्मीर, वाह, मतलब दोनों में मीर मीर है। ठीक है, इस तरीके से मीर दोल हो गया 11 किलोमीटर। ठीक है, और मैप में भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे कि जेमू ग्लेशियर हो गया, ठीक है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पाया जा रहा है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे हो गया। बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, ठीक है, द्रांग दुंग हिमानी, गंगोत्री, मिलाम, पिंडारी, कफनी, यमुनोत्री, सातोपंथ ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर जो हैं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सारे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ज़्यादा फेमस ग्लेशियर हैं, इस वजह से इनको एक साथ शामिल किया गया है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ पाया जाता है? ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे बड़ा है कि छोटा है, क्या पूछ रहा है कहाँ पाया जाता है। IAS 2020 का सवाल है, ये UPSC ने पूछा था प्री में। ठीक है, इसका आंसर है डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग मैप में देखना चाहें, ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ से निकल के आ रही है नुब्रा वैली, नुब्रा रिवर। ठीक है, और इधर ये जो श्योक रिवर निकल के आ रही है ऐसे ऐसे करके, तो इनके बीच में ये जो घाटी बन रही है ये बोलते हैं नुब्रा घाटी। तो आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में यानी नॉर्थ में है। ठीक है, बस इतना पर्याप्त नहीं हुआ। अक्सर होता है कि UPSC के क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स मतलब रिपीट कर लेते हैं, अपने पेपर्स में डाल लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको इनकी अलग जो ये सब है ना, गिलगिट हो गया, अक्साई चीन हो गया, लेह हो गया, इनकी भी रिलेटिव पोजीशन जान लेनी चाहिए, क्योंकि अगली बार एग्जाम में जब पूछेगा तो पूछेगा कि सियाचिन जो है लेह के किधर है, कैसे है, ये सभी पूछ सकता है। तो साथ ही साथ हम अगर मैप में देखना चाहें तो ये आपको दिखेगा, ये हो गया अक्साई चीन। अक्साई चीन जो है सियाचिन के पूर्व में है। ठीक है, और कारगिल जो है या गिलगिट बाल्टिस्तान जो है एरिया, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो एरिया सियाचिन के पश्चिम में है। कारगिल इसके साउथ में है, साउथ वेस्ट में है। लेह इसके साउथ में है, सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में है लेह। ठीक है, तो इन सब की रिलेटिव पोजीशन भी देखना जरूर, बहुत अच्छा मैप है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से पूछा है हिमानी और वहाँ से निकलने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, तो बंदरपूंछ यमुना फेमस है, पता है आपको, यमुनोत्री के बंदरपूंछ ग्लेशियर से जो है यमुना निकली है। बारासिगरी आपको शायद ना पता हो, यहाँ से चेनाब निकली है। मिलाम से मंदाकिनी निकली कि नहीं, ये गलत है, मंदाकिनी नहीं निकली है मिलाम से। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकली है, अभी आपने देखा मैप में। ठीक है, जेमू जो है मानस नॉर्थ ईस्ट की एक नदी जरूर है। ठीक है, लेकिन वो सिक्किम से नहीं बहती है, वो अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती है। सिक्किम से जो बहने वाली नदी है वो है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी, ठीक है, तो सिक्किम से बहेगी, इसीलिए जेमू जो ग्लेशियर से बहती है वो तीस्ता नदी यहाँ से निकलेगी। तो पांचवा गलत हो गया, तो C और D गलत हो गए, बचे 1 2 4 1 3 4। तो 3 वाला गलत था, इसलिए आंसर हो गया इसका A। ओके, तो हम देख लेते हैं कौन कहाँ से निकला है। बंदरपुर से यमुना, बारासिगरी से चेनाब, मिलाम से गौरी गंगा निकली है, मंदाकिनी नहीं, गौरी गंगा निकली है मिलाम से। ठीक है, और सियाचिन से नुब्रा रिवर निकली है, नुब्रा वैली के उत्तर में है सियाचिन। और जेमू जो है, जेमू से तीस्ता नदी निकली। ठीक है, इस तरीके से आप इस अगर एक्सप्लेनेशन में देखें तो जो मंदाकिनी नदी है वो सुमेर पर्वत से निकली, सुमेर हिमनद से। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबी जिसकी है वो पहला होगा, सबसे कम लंबाई वाली जो हिमनद है या ग्लेशियर है वो सबसे लास्ट में। इस वजह से ज़रूरी है कि हम हिमनद या ग्लेशियर्स की लंबाई पर भी ध्यान दें। तो इसका आंसर देखिए, 2 चीज़ें आपको पता हैं, बिफाओ और हिस्पर। ठीक है, इसका सोना पानी, बारासिगरी, द्रांग दुंग, ये पता कि मतलब है तो वहाँ पे लद्दाख में, लेकिन इनकी लंबाई ऊंचाई नहीं पता है। ठीक है, इसका आंसर फिलहाल है, इसमें हम सिर्फ 2 चीज़ जानते हैं, हिस्पर और बियाफो। ठीक है, हिस्पर और बियाफो, इन्हीं 2 की हम लंबाई जानते हैं और किसी की जानते नहीं, और उसी बेस पे भी आप जो है आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, हिस्पर का 61 किलोमीटर, बियाफो का 60 किलोमीटर। और हिस्पर का जो है
दो ही ऑप्शन में ये हो सकता था, बियाफो पहले दे दिए तो ए और डी गलत हो सकते थे। द्रांग दुंग का लंबाई नहीं पता था, ठीक है, लेकिन ये पता था कि हिस्पर और बियाफो जो हैं सियाचिन के बाद इन्हीं का नंबर है, तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए आप कॉमन सेंस कैसे यूज करते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन, एक बी और सी, दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते थे कि हिस्पर चलो ठीक है बियाफो से ज़्यादा है, लेकिन क्या द्रांग दुंग जो है बियाफो से ज़्यादा है कि नहीं। तो जब हमने अभी पढ़ा था इस सारे हिमनद एक साथ, सारे ग्लेशियर को एक साथ, तो इसमें द्रांग दुंग का तो नंबर ही नहीं आया था। अगर वो इतना बड़ा होता, इतनी लंबाई होती इसकी, तो डेफिनेटली इसको भी डिस्कस किया जाता, ठीक है। यहाँ से भी आप कॉमन सेंस लगा के यूज कर सकते हैं कि द्रांग दुंग तो इससे पीछे ही आएगा, जबकि हिस्पर और बियाफो के बेस पर आप आंसर पे पहुँच सकते थे। ये हिस्पर सबसे बड़ा है, उसके बाद दूसरे होंगे, तो हिस्पर तो बी और सी में सबसे पहले है, उसके बाद बियाफो का ही नंबर आएगा। समझ गए ना, इस तरीके से कॉमन सेंस यूज करते हैं। तो जो भी पढ़े उसको कैसे यूज करें ये भी बहुत ज़रूरी है एग्जाम निकालने के लिए। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, सियाचिन ग्लेशियर, ये तो कॉमन सी बात हो गई। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए इसको शामिल किया गया है। इस विशालतम हिमनद तो ठीक है सियाचिन है, लेकिन जो और हिमनद दिए सुसाइनी, जेमू, गंगोत्री, उनकी लंबाई कितनी है। तो सुसाइनी है काराकोरम में 17.85 किलोमीटर, गंगोत्री उत्तराखंड में 26 किलोमीटर, जेमू सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पर 25 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी कहा जाता है कि जो ध्रुवों के बाद, इसके अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो नॉर्थ और साउथ ध्रुव है उनके बाद जो सियाचिन ग्लेशियर है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, फेडचेंको ग्लेशियर, फेडचेंको, जो कि पामीर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। पामीर क्षेत्र जो है वही ट्रांस हिमालय का पार्ट है, उससे ऊपर वाला, ठीक है, पामीर नॉर्थ जिसे बोलते हैं। फेडचेंको दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, ये अभी बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। रुद्रप्रयाग का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हों। रुद्रप्रयाग को कैसे याद करेंगे, एक तो रुद्र मतलब ये रिवर ऑलरेडी मंदाकिनी मंद है, ठीक है, तो उसकी धारा को तेज करने के लिए कुछ तो रुद्र करना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर जहाँ पे ये अलकनंदा से मिलती है इसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं, ताकि आगे बहे। साथ ही साथ हम फिर से एक बार मैप में देख लेते हैं, गंगोत्री और ये चोराबाड़ी, ठीक है, चोराबाड़ी और जूनागिरी, ये सारे ग्लेशियर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर भी उत्तराखंड में पाया जाता है। रुद्रप्रयाग जो है वो भी उत्तराखंड में ही है। आगे बढ़ते हैं, पठार देखते हैं, ठीक है। पठार, जिसका कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का जो है सबसे पुराना पार्ट है, ठीक है। इंडिया का सबसे पुराना पार्ट जो है प्रायद्वीपीय भारत है। उसकी चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। जब ये कार्बोनिफेरस युग में, जब ये दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन की नदियाँ मिलकर जो है कोयले का निर्माण कर रही थी, कि कार्बोनिफेरस युग में, ठीक है। उसके पहले जो इंडिया का ये प्रायद्वीपीय पठार था, प्रायद्वीपीय भारत था, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। आपको मतलब ये पहले दूसरे लेक्चर में ये डिस्कस कर दिया गया है, गोंडवाना लैंड और इंडिया का ये जो प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना, फिर उसके बीच में टेथिस सी था, ठीक है। तो उससे जो है हमारा हिमालय और नॉर्थ के प्लेन बने, गंगा प्लेन बना। इस तरीके से आप पहला लेक्चर देखें, बहुत क्लियर हो जाएगा। कार्बोनिफेरस में जो है कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस माने कार्बन, कोयला, ठीक है, कोयले में कार्बन होता है। जबकि उसके बाद क्रिटेशियस युग में ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसमें अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुए, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में कार्बोनिफेरस युग के बाद क्रिटेशियस युग में अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुए, जिससे कि डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। उस ज्वालामुखी उद्गार में ढेर सारा बेसाल्ट निर्मित लावा निकला, ठीक है, जिससे कि ब्लैक सॉइल बनी, लावा सैलों का निर्माण हुआ और ब्लैक सॉइल बनी, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। आप ब्लैक कॉटन सॉइल सुनते होंगे, महाराष्ट्र में फेमस है, ठीक है, बेसाल्ट लावा, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये सब जो एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। डेक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि चौड़ी छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। ऑब्वियस है, बहुत पुराना है, घिस घिस के इसकी जो घाटियाँ वो चौड़ी हो चुकी हैं, पठार चौड़ी हो गई, घाटियाँ छिछली हो गई और पहाड़ियाँ गोलाकार हो गई हैं, ठीक है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। यहाँ से देखें,
डेक्कन का प्लेट्यू ये हो जाएगा आपका। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है ना, ये सब सारे प्लेट्यू ये हैं डेक्कन ट्रैप में ही आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि नर्मदा नदी के साउथ में ये जो डेक्कन का पठार पूरा माना जाता है, लेकिन उसके उत्तर में मालवा का पठार है। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार, और इसी मालवा के पठार को अधिकतर भाग को मिला के मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मध्य उच्च भूमि जो है, यहाँ पे आप देखिए मैप में, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में जाके जो है, पूर्व में थोड़ा इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि ये मालवा पठार को लेके नर्मदा के उत्तर में जो है वहाँ से बना, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ाई है, पूर्व में चौड़ाई कम है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारा मध्य उच्च भूमि में आएगा। ठीक है, नर्मदा के नॉर्थ में यहाँ पर होगी नर्मदा बह रही है। ठीक है, तो फिर मालवा प्लेट्यू हो गया, उसका जो पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड, और उसके साउथ में थोड़ा सा साउथ ईस्ट में बघेलखंड। इस तरीके से आप जो देख सकते हैं मध्य उच्च भूमि वो नर्मदा के नॉर्थ में है। ठीक है, जिसमें मालवा प्लेट्यू भी आता है। पश्चिम में इसका विस्तार ज़्यादा है, पूर्व में संकीर्ण है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार भी मध्य उच्च भूमि का भाग है। ये रहा आपका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कई बार एग्जाम में कई तरीके से पूछा जा चुका है, डायरेक्टली और ऑप्शन देख के भी। छोटा नागपुर पठार का विस्तार देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर अपने आप में हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। छोटा नागपुर पठार जो है मेन रूप से झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिला तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में है। ठीक है, मेनली जैसे यहाँ पे आपका अगर देखें तो यहाँ से लगभग ये जो एरिया हो गया, ये उत्तर प्रदेश का हो गया। ठीक है, फिर ये एरिया हो गया, ये बिहार का हो गया, और फिर जो देख रहे हैं ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू मोस्टली जो है झारखंड में है, और थोड़ा एक दो जिला इसका पुरुलिया जिला जैसे कि पश्चिम बंगाल का भी है। ठीक है, मध्य पश्चिमी भाग पर पैटलैंड पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। ठीक है, मध्य पश्चिमी भाग ये हो गया मध्य पश्चिमी भाग, जिसकी की जो एवरेज जो हाइट है वो 1100 मीटर है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान या स्टेप्स मिलते हैं, क्योंकि ये इसके जो स्लोप है इंटेंस स्लोप है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हो गया उसके स्लोप जो है इंटेंस स्लोप है, इसलिए जगह जगह पर जो है स्टेप्स पाए जाते हैं या सोपान पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इनको इसी तरीके से पढ़िए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अपने आप आपको इनका ऑर्डर जो है वेस्ट टू ईस्ट याद हो जाएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट के साथ भी इनकी जो पोजीशन है थोड़ा मतलब किस फ्लो में बहती हैं, किस ढाल में बहती हैं वो देखना होगा। तो दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। देखिए ये आ रही है हमारी यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी आ रही है जो कि खुद आके यहाँ पर गंगा में मिल जाती है प्रयागराज में। ठीक है, तो उनसे मिलने वाली ये सारी नदियाँ हैं। ठीक है, ये जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों नदियाँ हो गई, ये यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कैसे पता चले, जैसे यमुना नदी ऐसे आ रही है तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपका जो दाहिना हाथ जिधर पड़ेगा वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड जिधर पड़ेगा वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, और ये चारों की चारों जो हैं यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। इनका जो ढाल है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, और चंबल की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, बनास हो गया, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, ये बनास रिवर है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है। साथ ही साथ एक मनास रिवर है, मनास रिवर नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है, मालवा का पठार लगभग 1530 किलोमीटर लंबा एवं 390 किलोमीटर चौड़ा, कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार कुछ इस तरीके से, जिसके नॉर्थ में अरावली है और साउथ में विंध्यन रेंज है, और इसके पूर्व में जो है
पूर्व में इसका जो है हमारा बुंदेलखंड और छोटा नागपुर प्लेटू है। ठीक है, अभी हमने बुंदेलखंड बगलखंड का देखा था मैप। यहाँ पर ये बीच में जो है ये मालवा प्लेटू है, जिसके नॉर्थ में अरावली और साउथ में विंध्या है। ठीक है, डेक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार पठार है, तो पहले ही डिस्कस कर लिया गया। डेक्कन ट्रैप जो है एक ट्रायंगुलर ट्रैप है। ठीक है, ऐसे करके जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है, ये हो गई नर्मदा हमारी। ठीक है, उसके नीचे सब जो है ये सब दक्षिण में, ये जो डेक्कन ट्रैप का पार्ट है। ठीक है, इसके उत्तर में ये सतपुरा रेंज में आपको पता है सतपुरा के बाद महादेव, मैकाल, कैमूर रेंज। ठीक है, और उस महादेव पर जो है पंचमढ़ी है, उस पंचमढ़ी पर जो है धूपगढ़ जो मतलब सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इस तरीके से फिर उसके बाद मैकाल रेंज आता है। मैकाल रेंज से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ, इधर सोन हो गई, इधर महानदी हो गई, इधर जो है नर्मदा निकली हुई है मैकाल के अमरकंटक से। ठीक है, और महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से निकली हुई है। इसके बाद जो है डेक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ। काली मृदा जो किस लिए फेमस है? कॉटन की खेती के लिए। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, बहुत ही अधिक खंडित तथा अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यूपीएससी के लिए। ये जो अरावली पहाड़ियाँ हैं लगभग 800 किलोमीटर में फैली हैं। ठीक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली के पालनपुर तक गई हैं। ठीक है, 800 किलोमीटर की लंबाई है। ये खंडित, कई जगह टूटी फूटी हैं और अपर्दित हैं, बहुत मतलब हिमालय की तरह एक तरीके से नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पार्ट पाया जाता है? ये रहा शिलांग प्लेट्यू। ठीक है, शिलांग प्लेट्यू जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। शिलांग प्लेट्यू माने क्या हो गया? मेघालय का पठार, जिसमें कि आपका गारो, खासी, ठीक, एंड जयंतिया, ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और ये किससे अलग है? यहाँ पर एक है मालदा गैप। ठीक है, भारत प्रायद्वीपीय पठार जो है मालदा गैप द्वारा ये शिलांग प्लेट्यू को अलग करता है। तो कहने का मतलब ये शिलांग प्लेट्यू जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मालदा गैप, मालदा एक जिला है वेस्ट बंगाल का, उससे अलग होता है। ठीक है, क्यों अलग हुआ? फॉल्टिंग के कारण, टूटने के कारण, फॉल्टिंग के कारण। ठीक है, भ्रंशन जिसे बोलते हैं। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का पार्ट है। मिजोरम में भुवन हिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ कहाँ फैला है। दंडकारण्य देखिए आप यहाँ पे, उड़ीसा का पार्ट हो गया, छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश का पार्ट हो गया, तेलंगाना का और महाराष्ट्र का। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों का पार्ट है दंडकारण्य क्षेत्र। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के डेक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, यह भी हमने डिस्कस किया। क्रिटेशियस युग में मतलब देखिए पहले गोंडवाना लैंड था जो अलग हुआ, फिर जो हमारा ये डेक्कन का पठार या यूँ कहें कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो बना, सबसे पुराना पार्ट इंडिया का। उसके बाद कार्बोनिफेरस में नर्मदा, सोन, महानदी, गोदावरी, इन नदियों के थ्रू जो है कोयले का निर्माण हुआ, इनकी बेसिन में फंस के जो है कोयले का निर्माण हुआ। उसके बाद आता है क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग में जो है मतलब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, फिर डेक्कन ट्रैप बना, उस ज्वालामुखी उद्गार में बेसाल्ट लावा निकला, जो कि बाद में काली मिट्टी यानी या कॉटन, रेगुर मिट्टी जिसको बोलते हैं, रेगुर सॉइल। ठीक है, तो कॉटन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। ये देखिए काफ़ी मतलब मज़ेदार सवाल है थोड़ा। अगर आपको मैपिंग अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको कठिन सवाल लगेगा। यूपीएससी 1997 में पूछा गया था, पूछ रहा है कि ABCD किसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें, ए तो रिफ्ट घाटी को दर्शा रहा है। ठीक है, ए जो है रिफ्ट घाटी को दर्शा रहा है, जिसमें मतलब ऊपर हो गया एक विंध्य श्रेणी हो गई, उसके नीचे सतपुरा रेंज हो गया, बीच में नर्मदा रिवर हो गई। ठीक है, रिफ्ट घाटी में बहती है नर्मदा रिवर, इसी वजह से जो है ये जाके गल्फ ऑफ खंबत में गिरती है। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादातर नदियाँ जो पश्चिमी घाट पे निकलती हैं या मध्य क्षेत्र में निकलती हैं मध्य भारत में, वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके अपना पानी गिराती हैं। लेकिन ये हो गया नर्मदा और ताप्ती। ठीक है,
नर्मदा और ताप्ती जो है रिफ्ट घाटी में बहती हैं, इस वजह से ये जो है अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं। ठीक है, तो ए जो पार्ट है, ए पार्ट वो है रिफ्ट घाटी। ठीक है, रिफ्ट घाटी क्षेत्र। और ये बी जो है ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। सी आपको पता है छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, तो हमें देखना होगा ए रिफ्ट घाटी, रिफ्ट घाटी, सी। ए और सी में रिफ्ट घाटी, यानी कि बी और डी गलत हो गए सबसे पहले। और बी जो है छत्तीसगढ़ का मैदान है, छत्तीसगढ़ का मैदान दोनों। ठीक है, अभी भी नहीं क्लियर हुआ। सी जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो सी यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू, अर्थात जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि ये जो डी पार्ट है, ठीक है, जो डी पार्ट है वो है वर्षा छाया क्षेत्र, रेन शैडो रीजन। ठीक है, रेन शैडो रीजन का क्या मतलब होता है, अगर आप मैप में देखें ध्यान से, ये है वर्षा छाया क्षेत्र। ठीक है, मतलब कि जैसे ये हो गया हमारा मतलब वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हो गया। तो यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून की नदी वो आती है, वर्षा वाली या धाराएं आती हैं ना, वायु पवने वर्षा ऋतु में जो है वो पानी लेके आती हैं यहाँ हिंद महासागर से या अरब सागर से। ठीक है, फिर यहाँ से आते आते ये दो ब्रांचों में विभाजित हो जाती है, एक तो अरब सागर ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो जो अरब सागर की ब्रांच होती है वो अरब सागर वाली ब्रांच पश्चिमी घाट के पश्चिम साइड में आके सारा पानी गिरा देती है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पूर्वी साइड में है, पश्चिमी घाट का पूर्वी साइड है, वहाँ पर पानी कम मिलता है। ठीक है, यहाँ पर पानी कम मिलता है क्योंकि बीच में यहाँ पर पहाड़ पर जाते हैं, वो आके जो वर्षा पवने होती हैं उनका सारा पानी यहीं पे पश्चिम साइड में ही गिरवा देते हैं। ठीक है, जो ये पूर्व साइड में हो गया इसको बोलते हैं वर्षा छाया क्षेत्र। कौन सा रीजन है, कर्नाटक का नॉर्थ मतलब उत्तरी कर्नाटक, और जो महाराष्ट्र का विदर्भ हो गया और मराठवाड़ा रीजन हो गया ना, विदर्भ है मराठवाड़ा रीजन, ये रीजन जो है वर्षा छाया क्षेत्र में आते हैं। इसी वजह से आपने अक्सर न्यूज़ में मतलब लगातार हर साल सुना होगा कि मराठवाड़ा में, विदर्भ में किसानों ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पानी एक तो कम बरसता है, मेन रीजन है। उसके साथ ही साथ ये भी है कि वहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग है बहुत पुअर है, वाटर मैनेजमेंट बहुत पुअर है। ठीक है, उसके साथ ही साथ वो लोग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स या वाटर गजलिंग क्रॉप्स, ज़्यादा पानी सोखने वाली क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन का उत्पादन करने लगे हैं। इस वजह से भी पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से उनका जो उत्पादन प्रभावित होता है, फिर मतलब लागत भी नहीं निकल पाती। तो ज़्यादातर जो इसी कारण से जो किसान वहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा मतलब कि ये मराठवाड़ा रीजन में, विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन जो है ना, महाराष्ट्र का काफ़ी पुअर एरिया है, गरीब रीजन है। ठीक है, जबकि महाराष्ट्र का जो अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा है। मुंबई में तो बहुत ही हाई है। ठीक है, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन जो है ये इनका पुअर रीजन है। ओके, इसी वजह से ये वर्षा छाया क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है, पहले डिस्कस किया जा चुका है, मालवा। ठीक है, बस आप मैप में एक बार देखें, थोड़ा अच्छा लग जाएगा, रट जाएगा आपको चीज़ें कहाँ कौन सी है। ये हो गया हमारा मालवा पठार। अरावली उसके उत्तर में, साउथ में विंध्या है। ठीक है, उसके ईस्ट में जो है बुंदेलखंड है। और यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, मालवा, बुंदेलखंड, और इसके साउथ में जो हो गया ये विंध्य श्रेणी हो गई, और उसको नॉर्थ में अरावली श्रेणी। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैप है, इसको आप खुद से थोड़ा समय देके देखें। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ तो ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश इसमें गलत हो गया। छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है, ये सही हो गया। ठीक है, झारखंड नहीं आता इसमें, उड़ीसा में तो आता है लेकिन झारखंड में नहीं आता, आंध्र प्रदेश में आता है लेकिन झारखंड में नहीं आता। दंडकारण्य क्षेत्र किस में आता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये है, ये जो रीजन है। ठीक है, ये हो गया आपका, इधर से उड़ीसा हो गया, इधर से छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, तो 5 स्टेट में फैला हुआ है। आगे देखें, अलबामा हिल्स स्थित हैं। अलबामा एक इम्पॉर्टेंट सा नेम है जो स्थित है बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। ठीक है, बीजापुर कहाँ पे है, बीजापुर हमारा छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वही बीजापुर जो गोलकोंडा
गोलकोंडा एंड बीजापुर। जो औरंगजेब ने आदिल शाही डायनेस्टी से छीना था या जीता था, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, कब जीता था? 1686-87 में। ठीक है, 1686-87 में आदिल शाही डायनेस्टी को ख़त्म करके औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर पर विजय प्राप्त की थी। कौन सा लास्ट आदिल शाही वो था? किंग सिकंदर आदिल शाह। सिकंदर आदिल शाह, नाम तो ऐसा जैसे कि पूरा विश्व जीत ले, लेकिन उसने आदिल शाही डायनेस्टी को ही ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से बीजापुर। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी और साथ ही साथ चीज़ें याद भी हुई होंगी। अब देखिए, इतने डिटेल में अगर आप पढ़ते हैं, इतने मैप के साथ, इतने एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कहाँ क्या भूलने वाला, कहाँ क्या छूटने वाला है। यूपीएससी हो, आपने देखा यूपीएससी का सवाल कितना कठिन सा सवाल था, लेकिन आराम से सॉल्व हो गया। इस तरीके से सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर मतलब वीडियो को आप लाइक करें, और सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो वीडियो आए तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।